آئیے آج ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी की किताब इंसानी शऊर और इर्तिका के कुछ अहम नुकात पर बात करते हैं। जी बिल्कुल। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि इंसानी शऊर ये है क्या, कैसे बनता है और नस्ल दर नस्ल कैसे मुंतकिल होता है और वक्त के साथ कैसे बदलता है। जी, ये बड़ा दिलचस्प मौजू है और इन तहरीरों में शऊर को न एक बहाव की तरह देखा गया है। बहाव यानी कोई रुकी हुई चीज नहीं? बिल्कुल नहीं, एक दरिया की तरह जो विरासत से शुरू होता है, फिर माहौल के साथ मिलकर आगे बढ़ता है, नस्ल दर नस्ल, लम्हा ब लम्हा। अच्छा, तो शुरू करते हैं बिल्कुल इब्तिदा से, पैदाइश से। आम ख्याल तो यही है कि बच्चा बिल्कुल कोरा होता है, एक साफ स्लेट। बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है, ठीक, लेकिन अज़ीमी साहब कहते हैं कि शऊरी तौर पर बच्चा कोरा नहीं होता। अच्छा जी, उसके शऊर की जो बुनियाद है ना, वो वालदेन की शोर से बनती है। वालदेन की शोर से यानी? हाँ, यूँ समझे एक फॉर्मूला है, माँ का शऊर जमा बाप का शोर बराबर है बच्चे का इब्तिदाई शोर। बिल्कुल, ये वो पहला नक्श है। तो ये सिर्फ जीन्स वाली विरासत नहीं, ये शऊर की भी विरासत है। जी जी, शऊरी विरासत। तो ये जो इब्तिदाई नक्श है, ये फिर कैसे बढ़ता है, कैसे तब्दील होता है? देखें, ये जो मौरूसी शऊर है ना, ये जिंदगी के तजुर्बात और माहौल से टकराता है, या यूं कहें कि ज़र्ब खाता है। ज़र्ब खाता है, अच्छा जी। तो बच्चे का विरसे में मिला शऊर जमा उसका माहौल, उसके तजुर्बात, ये मिलकर उस फर्द का मुकम्मल शऊर बनाते हैं। बिल्कुल, और यही चीज बड़े पैमाने पर भी होती है, मतलब किसी कौम का इज्तिमाई शऊर। इज्तिमाई शऊर, जी, वो भी इसी तरह बनता है, तारीखी हालात और जो आदम से विरसा चला आ रहा है। ये तो बड़ी गहरी बात है, यानी हमारा शऊर सिर्फ हमारा नहीं बल्कि माजी और हाल सबका हिस्सा है। जी, और ये मुसलसल चलने वाला अमल है, रुकता नहीं। अज़ीमी साहब इसे इर्तिका कहते हैं। हाँ, वो कहते हैं आन और लम्हात की तब्दीली का नाम इर्तिका है। शऊर हर लम्हा बदल रहा है। हर लम्हे? जैसे कोई मिसाल? जैसे पानी में शक्कर मिलाएं तो उसकी खासियत बदल जाती है ना जी। या गर्मी से पानी भाप बन जाता है। बस इसी तरह शऊर भी अंदरूनी और बैरूनी असरात से हर पल बदल रहा है। जी। अच्छा, आपने आदम के विरसे का जिक्र किया, ये क्या है खास तौर पर शऊर के हवाले से? देखें, अज़ीमी साहब दो बातें कहते हैं। एक तो ये कि आदम से भूल हुई, नाफरमानी हुई, तो उसका एक रुझान औलाद में आया, गलती का इम्कान। जी। लेकिन दूसरी तरफ जब उन्होंने माफी मांगी, आजिज़ी दिखाई, तो वो तौबा और वापसी का जो अंदाज था वो भी विरसे में मिला। अच्छा, तो दोनों चीजें, गलती का रुझान भी और तौबा की सलाहियत भी। बिल्कुल, ये दोनों पहलू हमारे शऊर का हिस्सा हैं। क्या यही वो कशमकश है जिसे अज़ीमी साहब फितरत और जिबलत का टकराव कहते हैं, आदम की विरासत से जुड़ी हुई? आपने सही जोड़ा। पैदाइश के वक्त बच्चे में फितरत यानी उसकी असल खालिस इस्तेदाद जी, और जिबलत यानी मौरूसी और माहौल से पैदा होने वाली ख्वाहिशात दोनों होती हैं। शुरू में फितरत गालिब होती है। अच्छा, शुरू में फितरत। जी, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, वालिदैन, माहौल, इन सब का शऊर असर करता है। तो फिर जिबलत आहिस्ता आहिस्ता ताकत पकड़ती है और फितरत पर हावी होने लगती है। हावी मतलब फितरत को दबा देती है? हाँ, यूं समझें एक पर्दा सा डाल देती है। इंसान अपनी असल से शायद थोड़ा दूर हो जाता है। फितरत रहती है वहीं, मगर जिबलत गालिब आ जाती है। ये तो बहुत अहम बात है, यानी माहौल और विरासत हमारी असल फितरत को धुंधला सकते हैं। जी बिल्कुल। अब आते हैं तर्ज फिक्र पर। क्या सोचने का अंदाज भी विरासत में मिलता है? अज़ीमी साहब का तो यही ख्याल है। मिसाल के तौर पर वो कुरान पाक का हवाला देते हैं, जैसे सरजमीन अरब के अक्सर अंबिया जिनका जिक्र कुरान में है, वो हजरत इब्राहिम के नस्ल से थे। जी, ये तो है। तो इससे वो ये नतीजा निकालते हैं कि हजरत इब्राहिम की जो खास तर्ज फिक्र थी, खालिक से गहरे ताल्लुक वाली, वो उनकी नस्ल में मुंतकिल होती रही। गोया ये एक तरह का कानून है। जी, वो उसे अल्लाह की सुन्नत कहते हैं और कुरान कहता है कि अल्लाह की सुन्नत में तब्दीली नहीं होती। तो अगर खुलासा करें अज़ीमी साहब के मुताबिक, शऊर विरासत में मिलता है? जी, एक बुनियाद मिलती है, फिर माहौल और तजुर्बात उसे बनाते संवारते हैं और ये अमल हर लम्हा जारी है। बिल्कुल, एक मुसलसल इर्तिका। और इस पूरे सफर में एक कशमकश है, असल फितरत और जिबलत के बीच। जी हाँ,
اور یہ طرز فکر کی وراثت والی بات بھی بہت اہم ہے کہ سوچنے کے انداز نسل در نسل چل سکتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر دو طرح کی طرز فکر ہو سکتی ہیں، ایک جو خالق کے قریب لے جائے جی، اور دوسری جو دور کر دے۔ بالکل۔ اور شاید صحبت سے، قربت سے یہ طرز فکر منتقل بھی ہوتی ہو۔ یہیں سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے غور کرنے کے لیے، اگر طرز فکر صحبت اور قربت سے واقعی اثر لیتی ہے تو پھر ایک فرد اپنی شعوری سمت ٹھیک رکھنے کے لیے کن لوگوں کی صحبت چاہے گا؟ یعنی کس قسم کی قربت اہم ہوگی؟ جی، اور یہ قربت کس حد تک سوچ کو ایک جیسا بنا سکتی ہے، یہ وہ سوال ہے جس پر سوچا جا سکتا ہے۔